हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द 8th लेक्चर ऑफ सॉल्यूशन इन क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। माय नेम इज राम परमार और आज के लेक्चर में हम लोग सॉल्यूशन का लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज सॉल्युबिलिटी। बेसिकली सॉल्युबिलिटी के अंदर हमारे पास में दो टॉपिक्स होंगे सिलेबस में। एक होगा सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स एंड दूसरा होगा सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड्स। ये दोनों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बट सेकेंड वाला गैस इन लिक्विड वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज उसके अंदर एक लॉ आता है हेनरीज लॉ, उसके ऊपर बेस्ड हम लोग न्यूमेरिकल्स भी लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ना प्रीवियस लेक्चर दैट इज लेक्चर नंबर 7 में हमने डाइल्यूशन फॉर्मूला, मोलरिटी ऑफ मिक्सिंग एंड लास्ट वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज के लेक्चर में हम लोग सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में इसी के ऊपर बेस्ड हम लोग एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। सो लेक्चर नंबर 9 में हम लोग आज के लेक्चर के ऊपर जो भी क्वेश्चंस या कंसेप्ट्स पढ़ेंगे उनके ऊपर बेस्ड एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी में हमारे सिलेबस में दो ही है, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। इसमें सेकंड वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट ये वाले में बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो सुनिए, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। सबसे पहली बात तो ये स्टूडेंट्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। यहाँ पे ये जो सॉलिड वाला पार्ट है वो क्या है, सॉल्यूट है, एंड जो लिक्विड वाला पार्ट है वो क्या है, सॉल्वेंट है। करेक्ट है, बराबर। तो फर्स्ट पार्ट क्या है, सॉल्यूट है, सेकेंड पार्ट क्या है, सॉल्वेंट है। तो इसका मतलब इसके अंदर सॉलिड जो है वो एक लिक्विड में क्या होगा, डिसॉल्व होगा। हर लिक्विड का, ठीक है, अगर मैं लिक्विड का अमाउंट बढ़ाते जाऊँ, 2 लीटर लूँ, 3 लीटर लूँ, 4 लीटर लूँ, तो डेफिनेटली और सॉल्युबिलिटी इसके अंदर जितना सॉल्ट डिसॉल्व कर सकता हूँ वो और बढ़ते जाएगा। तो अगर आपको सॉल्युबिलिटी को डिफाइन करना है तो आपको सॉल्वेंट का मास आपको क्या करना पड़ेगा, फिक्स करना पड़ेगा। तो याद रखना, डेफिनेशन वाइज हमेशा हम लोग कितना लेंगे, 100 ग्राम्स लेंगे। 100 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर कितना ग्राम्स आप सॉल्यूट डिसॉल्व कर सकते हो एट ए गिवन टेम्परेचर। गिवन टेम्परेचर ही क्यों, क्योंकि टेम्परेचर चेंज करने से सॉल्युबिलिटी बढ़ते हैं। आपने भी देखा होगा गर्म दूध के अंदर शक्कर जल्दी डिसॉल्व होता है, ठंडे दूध के अंदर भी शक्कर डिसॉल्व होता है बट टाइम लगता है। तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज होगा। तो किसी भी चीज को आपको डिफाइन करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, फिक्स करना पड़ेगा। सो डू रिमेंबर, आपको यहाँ पे सॉल्यूट का अमाउंट लेना पड़ेगा 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट में और एट अ गिवन टेम्परेचर। सो इफ आई वांट टू डिफाइन the amount of solute, the amount of solute in grams, amount of solute in grams that can be dissolved, that can be dissolved in 100 gram of solvent, in 100 gram of solvent at a given temperature is called solubility, is called what, solubility। तो स्टूडेंट्स बेसिकली solubility जो होगी वो क्या होगी बेटा, ग्राम पर 100 ग्राम होगी, ग्राम पर 100 ग्राम। क्यों, क्योंकि कितना ग्राम डिसॉल्व कर सकते हैं पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। So what is the definition of solubility of solid in liquid? It is the amount of solute in grams that can be dissolved in 100 gram of solvent at a given temperature. बराबर है। Now अगर मुझे कोई पूछ ले what are the factors affecting solubility? Factors affecting, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा important है, solubility of solid in liquid, solubility of solids in liquids। तो व्हाट आर द फैक्टर्स, कौन सी चीजें अफेक्ट करेगी। ऑब्वियसली जो डिसॉल्व करने वाला है और जो डिसॉल्व होने वाला है दोनों का नेचर तो एक दूसरे को अफेक्ट करेगा ही ना। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट पॉइंट क्या आना चाहिए, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सो द फर्स्ट पॉइंट इज गोइंग टू बी द फैक्टर अफेक्टिंग में द नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। पॉइंट नंबर 1, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ना केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है बेटा, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, जो जैसा होता है वो वैसे ही वाले सॉल्वेंट में डिसॉल्व होते हैं। मतलब इसका सिंपल वर्ड्स में मीनिंग है, पोलर पोलर में डिसॉल्व होगा और नॉन पोलर नॉन पोलर में डिसॉल्व होगा। तो सबसे पहला क्या है प्रोवर्ब बेटा अपना केमिस्ट्री का, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, लाइक डिसॉल्व्स क्या बच्चों, लाइक। जो जैसा होता है उसको वैसे ही लोग पसंद आते हैं, ठीक है ना, जो जैसा होता है उसको वैसे ही लोग पसंद आते हैं। जो मस्तीखोर बच्चा होगा उसको बेटा उसके जैसे ही बच्चे पसंद आएंगे, तो वो शांत बच्चे के पास बैठेगा तो उसको नींद आने लगेगी। तो लाइक डिसॉल्व्स लाइक का मतलब क्या होगा, पोलर जो है वो पोलर में डिसॉल्व होगा
एंड नॉन पोलर जो होगा वो नॉन पोलर में डिसॉल्व होगा। पोलर पोलर में डिसॉल्व होगा। सर इसका मीनिंग आपको एग्जांपल देके समझाऊंगा। नॉन पोलर किस में डिसॉल्व होगा? नॉन पोलर में। इज इट क्लियर ना? अभी इसका एग्जांपल देखिए बच्चों, अगर मैं बात करूं NaCl की, NaCl सबको पता है इट इज पोलर, क्योंकि Na के ऊपर प्लस होता है, Cl के ऊपर माइनस होता है। NaCl और अगर मैं बात करूं वाटर की, वाटर भी पोलर होता है, H2O में हाइड्रोजन के ऊपर डेल पॉजिटिव और ऑक्सीजन के ऊपर डेल नेगेटिव, तो NaCl फटाक से किस में डिसॉल्व हो जाएगा? वाटर में। अगर मैं बात करूं आयोडीन की, आयोडीन ठीक है ना, नॉन पोलर है, तो वो किस में डिसॉल्व होगा? CCl4 में डिसॉल्व होगा, या फिर बेंजीन में डिसॉल्व होगा, कार्बन डाइसल्फाइड में। ये भी नॉन पोलर, ये भी क्या है? नॉन पोलर है। तो स्टूडेंट्स, पोलर पोलर में डिसॉल्व होगा, नॉन पोलर नॉन पोलर में डिसॉल्व होगा। ये सबसे पहला पॉइंट। दूसरा, अगर हम बात करें इफेक्ट ऑफ प्रेशर, तो सॉलिड के ऊपर, ठीक है ना, solubility of solid and liquid, it is not affected by pressure, not affected by pressure। प्रेशर से बेटा इसको कोई लेना देना नहीं। क्यों नहीं लेना देना? अगर मेरे पास में एक बीकर है, बराबर है, उस बीकर के अंदर लिक्विड है, एक समझो बीकर है, बराबर है, लिक्विड्स को अपन कंप्रेस वैसे भी नहीं कर सकते। अगर मेरे पास एक बीकर है, इस बीकर में समझो मेरे पास में क्या है? एक सॉल्वेंट है, ये समझो सॉल्वेंट है। अभी अगर मैंने इसके अंदर क्या डाल दिया? सॉल्यूट डाल दिया, समझो ये सॉल्यूट है। अगर मैं इसके ऊपर यहाँ से प्रेशर अप्लाई करता भी हूँ, प्रेशर अप्लाई किया, तो क्या लिक्विड कंप्रेस होता है? नहीं, नहीं। तो प्रेशर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी के ऊपर कोई इफेक्ट आएगा क्या? प्रेशर इंक्रीज होगा, वैसे भी कंप्रेस तो होने वाला नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा? सॉल्युबिलिटी नॉट अफेक्टेड, इससे सॉल्युबिलिटी के ऊपर कोई इफेक्ट आने वाला नहीं है। तो प्रेशर हैज नो इफेक्ट ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ डैश इन डैश सॉलिड इन लिक्विड। तो ये बहुत बार एमसीक्यू में पूछा जाता है। तीसरा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, बराबर है। अगर आपने केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़ा है, और अगर इन जनरल में ऑफलाइन में भी पूछता हूँ कि बच्चों बताओ टेम्परेचर बढ़ने से सॉल्युबिलिटी के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा, तो जनरली क्या होता है? जनरली सॉल्युबिलिटी कब बढ़ता है? जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं, जब सॉलिड और लिक्विड की बात करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू ली-चार्टियर्स प्रिंसिपल, ली-चार्टियर्स प्रिंसिपल हमने कहाँ पढ़ा था? केमिकल इक्विलिब्रियम में। अकॉर्डिंग टू ली-चार्टियर्स प्रिंसिपल, डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड का लिक्विड में डिसॉल्व होना, डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड इज एंडोथर्मिक। मतलब इसमें हीट क्या होता है? एब्जॉर्ब होता है, इज एंडोथर्मिक। तो अगर कोई प्रोसेस एंडोथर्मिक है, तो इंक्रीज करोगे टेम्परेचर, तो सॉल्युबिलिटी भी क्या होनी चाहिए? बढ़नी चाहिए, सॉल्युबिलिटी बढ़नी चाहिए इन जनरल। ये एक इन जनरल स्टेटमेंट है, मतलब ऐसा होना चाहिए। बट सिंस हम लोग अभी प्रॉपर सॉल्यूशन टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो स्टूडेंट्स हमारे पास में टोटल इसमें 3 केसेस है। वेरी वेरी क्लियर, ध्यान से सुनना बेटा मेरे स्टेटमेंट्स को। हमारे पास टोटल कितने केसेस हैं? 3 केसेस है। केस 1, टेम्परेचर बढ़ाने से, टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। पहला केस, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हुआ? सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। केस नंबर 2, केस नंबर 2 में टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी कम होती है। ये कैसे हो सकता है? ठीक है। तीसरा केस, केस 3, वेरी इंपॉर्टेंट एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू, टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी में नो रेगुलर चेंज, नो रेगुलर चेंज, रेगुलर चेंज नहीं होता है, मतलब सॉल्युबिलिटी बढ़ तो रहा है बट रेगुलरली नहीं, ठीक है ना, कंटिन्यूअस चेंज देखने को नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं केस 1। केस 1, केस 1 क्या है? टेम्परेचर इंक्रीजेस, सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस, दिस इज बिकॉज डिसोल्यूशन इज एंडोथर्मिक। तो बहुत सारे जनरली जो सॉल्ट होते हैं, उनका जो सॉल्युबिलिटी होता है, जब वो डिसॉल्व होना चालू होता है, इट इज एंडोथर्मिक, मतलब उसमें हीट क्या होता है? एब्जॉर्ब। और आप अगर हीट और सप्लाई कर रहे हो, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, मतलब हीट सप्लाई कर रहे हो ना, तो टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी क्या होती जाएगी? बढ़ते जाएगी।
तो ऐसे केसेस में बच्चों टेम्परेचर इंक्रीजेस, सॉल्युबिलिटी आल्सो इंक्रीजेस। अभी अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं, जनरली जो सॉल्ट होते हैं, एग्जांपल NaNO3, KNO3, NaCl, KCl एक्सेट्रा, ये टाइप के जो सॉल्ट होते हैं इनकी सॉल्युबिलिटी कैसे बढ़ती है? टेम्परेचर बढ़ाने से इनकी सॉल्युबिलिटी भी बढ़ती है। तो अगर मैं इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूं तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी? बढ़ेगी। ठीक है, अभी देखिए, अगर मैं यहाँ पे इस एक्सिस पे टेम्परेचर प्लॉट करता हूँ और इस एक्सिस पे सॉल्युबिलिटी क्या? ग्राम पर 100 ग्राम, है ना। तो इसका जब ग्राफ देखा गया है तो सबसे पहले अगर यहाँ पे देखो ग्राफ, यहाँ पे ये है NaNO3 का ग्राफ। नो नीड टू रिमेम्बर दिस ग्राफ, बट मैं एग्जांपल्स के लिए बता रहा हूँ। दूसरा जो है ग्राफ KNO3 का ग्राफ, KNO3 का ग्राफ। तीसरा ग्राफ अगर आप देखोगे KCl का ग्राफ, NaCl का ग्राफ। ये सब ग्राफ किसके हैं बच्चों? सॉल्ट जिनका सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ता है। तो ऐसे सॉल्ट जिनका टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ता है, बराबर है, उसको हम लोग ने किस में डाला है? केस 1 में डाला है। तो केस 1 में टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ता है। दिस इज अकॉर्डिंग टू ली-चार्टियर्स प्रिंसिपल। डिसोल्यूशन इज डैश इन नेचर, एंडोथर्मिक इन नेचर। नाउ सेकंड एंड थर्ड केसेस जो है वो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप एक बार इसका फोटो लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स मूव टू द सेकंड केस। सेकंड केस में टेम्परेचर बढ़ेगा, सॉल्युबिलिटी जो होती है वो कम होती है। अभी बेसिकली एक स्पेशल केस है, इसको जनरल केस नहीं मान सकते, ठीक है ना। मैं आपको बोल रहा हूँ इट इज अ डैश केस, स्पेशल केस। इसमें जो डिसोल्यूशन होगा वो एक्सोथर्मिक है। डिसोल्यूशन इज एक्सोथर्मिक। ये एक स्पेशल केस है बच्चों, और इसके एग्जांपल्स भी बहुत लिमिटेड है। इनके एग्जांपल्स है बच्चों, सबसे पहले सीरियम सल्फेट, ठीक है ना, सी मतलब सीरियम। नेक्स्ट Li2CO3 लिथियम कार्बोनेट। थर्ड Na2CO3 डॉट 10H2। इनका जो डिसोल्यूशन है वो क्या है बच्चों? डॉट 1H2, सॉरी। इनका जो डिसोल्यूशन है वो क्या है? एक्सोथर्मिक है। तो ये एक स्पेशल केस है, इसको एक जनरल केस नहीं ले सकते। इनके केसेस में टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी क्या होती है? कम होती है ना। लास्ट एंड द फाइनल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस, ठीक है, स्पेशली एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम बात करें तो ये थर्ड वाला केस ही हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। केस 3 जो है वो है बच्चों, टेम्परेचर इंक्रीज करने से सॉल्युबिलिटी के ऊपर नो रेगुलर चेंज। These are again special cases। ये तीनों एग्जांपल जो मैं दे रहा हूँ, जनरली बहुत सारे अच्छे अच्छे बुक्स में भी एक ही एग्जांपल दिया है, बट मैं आपको यहाँ पे 3 एग्जांपल दूंगा। सॉल्युबिलिटी के ऊपर कोई रेगुलर चेंज नहीं आता है टेम्परेचर बढ़ाने से। जैसे अगर मैं आपको एक एक करके एग्जांपल दूं, यहाँ पे मैं पूरा इसका ग्राफ ही बना देता हूँ, सॉल्युबिलिटी वर्सेस टेम्परेचर का। तो स्टूडेंट्स ये ग्राफ आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैंने आपको जो इस लेक्चर के बाद जो MCQ शीट दिया है उसके ऊपर भी, उसके अंदर भी मैंने इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बनाए हुए हैं। तो अगर मैं बात करूँ सॉल्युबिलिटी ग्राम पर 100 ग्राम की टेम्परेचर के अगेंस्ट, ठीक है, तो मैं आपको सबसे पहला एग्जांपल दे रहा हूँ, ध्यान से देखना। अमोनियम नाइट्रेट का, अगर आप अमोनियम नाइट्रेट का सॉल्युबिलिटी ग्राफ देखो तो उसका ग्राफ कुछ इस तरीके से आता है। ये देखो, ये किसका है? अमोनियम नाइट्रेट का है। दिस इज द ग्राफ ऑफ अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3। नाउ डू यू थिंक इज इट रेगुलर ग्राफ? ना, नो डाउट सॉल्युबिलिटी बढ़ तो रहा है, बट रेगुलरली नहीं बढ़ रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये ग्राफ जो है वो बेसिकली यहाँ से ऐसे आना चाहिए था, बट आपको लगता है यहाँ से वो ऐसे जा रहा है, उल्टा वी बन रहा है, तो ये रेगुलर चेंज नहीं है। तो एक तो ये ग्राफ हुआ। इसका रीजन क्या है? यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये जो है वो अल्फा फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है? अल्फा फॉर्म। अल्फा और बीटा हमने पी ब्लॉक में बहुत बार पढ़ा है। अल्फा पॉलीमेरिक फॉर्म है और ये बीटा पॉलीमेरिक फॉर्म है। सो द रीजन फॉर दिस इज, फर्स्ट वन क्या हो सकता है? फर्स्ट रीजन, इसके मेन रीजन क्या, ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है ना, ऑन हीटिंग वन पॉलीमेरिक फॉर्म may changes to
अनदर पॉलीमरिक फॉर्म, अनदर पॉलीमरिक फॉर्म, ये एक वन ऑफ द रीजन है, ठीक है। और इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, एग्जांपल इज अल्फा अमोनियम नाइट्रेट चेंजेस टू बीटा अमोनियम नाइट्रेट ऑन हीटिंग। तो इस वजह से सॉल्युबिलिटी में क्या आ जाता है, चेंज आ जाता है। ये सबसे पहला पॉइंट। दूसरा एक और ग्राफ बताता हूं मैं आपको, जिसमें आपको देखने को मिलेगा कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है ना, ये कैल्शियम क्लोराइड है। कैल्शियम क्लोराइड का ग्राफ वापस इसी तरीके से पैटर्न फॉलो करेगा, ऐसे जाएगा बढ़ के, फिर वापस इस तरीके से और वापस इस तरीके से बढ़ते जाएगा। ये है आपका कैल्शियम क्लोराइड डॉट 6H2O। हीट करने पे इसके 2 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लूज करने के बाद ये 4H2O में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर और हीट करने पे वो 2H2O में कन्वर्ट हो जाता है। तो कहने से बच्चों यहाँ से भी अगर देखने जाए तो ये देखो ऐसा आना चाहिए था, बट रेगुलर क्या है, चेंज नहीं देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे चेंज रीजन क्या हो सकता है, चेंज इन वन हाइड्रेटेड फॉर्म टू another hydrated form, one hydrated form to another hydrated form। तो इसका बेस्ट एग्जांपल कौन सा होगा, कैल्शियम क्लोराइड डॉट 6H2O चेंजेस टू कैल्शियम क्लोराइड डॉट 4H2O चेंजेस टू कैल्शियम क्लोराइड डॉट 2H2O। ये एक रीजन हो गया। तीसरा जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है ना। ये दोनों तो थे ही डेफिनेटली, बट तीसरा वाला जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो है ग्लोबल सॉल्ट का। उसका ग्राफ तो कुछ अजीब ही है, फर्स्ट इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, इस पॉइंट के बाद डिक्रीज होना चालू हो जाता है, बराबर है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, ये है आपका Na2SO4 डॉट 10H2O। इस टेम्परेचर का अगर हम लोग मेजरमेंट करें तो इसका वैल्यू है 32.4 डिग्री सेल्सियस। बहुत सारे बुक्स में अलग अलग 34 किसी में ऐसे दिया है, बट एग्जैक्ट आंसर मैं बता रहा हूँ आपको। ये जो टेम्परेचर है वो है 32.4 डिग्री सेल्सियस, और इस पॉइंट के बाद वो कन्वर्ट हो जाता है Na2SO4 में। तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे ये क्या था, हाइड्रेटेड था, अभी ये किस में कन्वर्ट हो गया, एनहाइड्रस में कन्वर्ट हो गया। तो चेंज फ्रॉम, इरेगुलरिटी का कारण क्या है, चेंज फ्रॉम हाइड्रेटेड स्टेट टू एनहाइड्रस स्टेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एनहाइड्रस स्टेट। एंड इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है बच्चों, Na2SO4 डॉट 10H2, दैट इज नथिंग बट ग्लोबल सॉल्ट, ठीक है ना। ये बेटा कौन से फॉर्म में है, हाइड्रेटेड फॉर्म में है, changes to Na2SO4 that is एनहाइड्रस। कोई पानी का वाटर मॉलिक्यूल इसके साथ है क्या, नहीं, वाटर मॉलिक्यूल नहीं है, तो ये हाइड्रेटेड में था, अभी ये एनहाइड्रस में, मतलब कोई वाटर मॉलिक्यूल नहीं है। चेंजेस टू एनहाइड्रस Na2SO4 at 32.4 डिग्री सेल्सियस which is also known as dash temperature, ट्रांजिशन टेम्परेचर। कौन सा टेम्परेचर, ट्रांजिशन टेम्परेचर। ये टेम्परेचर पे क्या हो रहा है, वो ट्रांजिट हो रहा है हाइड्रेटेड टू एनहाइड्रस। इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट, बिफोर 32.4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना, डिसोल्यूशन जो है, डिसोल्यूशन इज एंडोथर्मिक। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन। अगर हम बात करें तो 32.4 डिग्री सेल्सियस के जस्ट पहले की बात करें, 32.4 डिग्री सेल्सियस, तो टेम्परेचर बढ़ रहा था, सॉल्युबिलिटी भी बढ़ रही थी। ऐसा कब हो सकता है, जब एंडोथर्मिक होगा। बट 32.4 डिग्री सेल्सियस के बाद क्या हो रहा है बच्चों, टेम्परेचर बढ़ रहा है, सॉल्युबिलिटी कम हो रही है। तो आफ्टर 32.4 डिग्री सेल्सियस डिसोल्यूशन नाउ इज डैश एक्सोथर्मिक। यस, सो सिंपल। यही एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछा जाता है, स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता है क्या बोला है उन्होंने। So it is very clear from this picture, this graph rather, that Na2SO4 which is also known as global salt, Na2SO4 dot 10H2O, इसका जो डिसोल्यूशन है 32.4 डिग्री सेल्सियस के पहले क्या है बेटा, एंडोथर्मिक है, और उसके बाद क्या है वो एक्सोथर्मिक है। तो स्टूडेंट्स
एकदम क्लियरली हमको पता चल गया है कि यहाँ पे जो केसेस आ रहे हैं उनके रीजन क्या है, जैसे एक पॉलीमरिक फॉर्म से दूसरे पॉलीमरिक फॉर्म में जाना, या फिर हाइड्रेटेड स्टेट चेंज होना, या फिर हाइड्रस से क्या होना, एनहाइड्रस होना। तो ये वाला जो थर्ड वाला था वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि टेम्परेचर बढ़ाने से सोल्यूबिलिटी में रेगुलर चेंज नहीं आता है। बाकी तो मैं अगर आपको बोलूं इन जनरल कभी ना कभी आपने लोअर क्लास में पढ़ा ही था, बट ये वाला जो पार्ट था वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, इसलिए आपने देखा होगा मैंने भी अच्छे से जगह लेके ही इसको समझाया। तो याद रखना, अमोनियम नाइट्रेट, कैल्शियम क्लोराइड डॉट 6H2O, Na2SO4 डॉट 10H2O, उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नीट वाले स्टूडेंट स्पेशली सुन ले, ये वाला ही है। जेई वालों के लिए तीनों याद रखना है, नीट वालों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी के ऊपर पूछा जाता है, और बहुत बार तो खाली ट्रांजिशन टेम्परेचर ही पूछा जाता है। अगेन आई एम सेइंग कोई कोई बुक्स में 34 डिग्री सेल्सियस दिया है, बट एग्जैक्ट आंसर मैं बोल रहा हूँ, एग्जैक्ट आंसर इज 32.4 डिग्री सेल्सियस। तो स्टूडेंट दिस फिनिशेस सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। अभी हम बात करेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, एंड दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड टाइम कंज्यूमिंग। तो आप इसका फोटो लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। Okay students, so the next topic is solubility of gases in liquid, very very important. अगर हम बात करें तो यहाँ पे गैस क्या है, अपना सॉल्यूट बन जाएगा, ठीक है, और लिक्विड क्या है, आपका सॉल्वेंट है ना। गैसेस की सॉल्युबिलिटी सॉल्वेंट मतलब लिक्विड में हमको यहाँ पे डिस्कस करना है। तो डेफिनेशन वाइज बेटा वहाँ पे हम लोग ने ग्राम्स लिया था, यहाँ पे क्या लेंगे सेंटीमीटर क्यूब, और वहाँ पे हमने 100 ग्राम्स लिया था, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ डैश सॉल्वेंट लेके एट गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर, क्योंकि इसमें प्रेशर भी रोल प्ले करता है। पहले वाले में प्रेशर का कोई रोल था क्या, नहीं। सो द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, the volume of solute, obviously it is in centimeter cube, the volume of solute in centimeter cube that can be dissolved in 1 centimeter cube of solvent to form saturated solution at given temperature and pressure is called what? Solubility. Is called solubility, and it is also known as absorption coefficient. ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, absorption coefficient। इसका दूसरा टर्म क्या है, absorption coefficient। तो कभी अगर कोई पूछ ले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ absorption coefficient, इट इज नथिंग बट solubility of dash and dash gas in liquid, ठीक है। तो स्टूडेंट द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन सेंटीमीटर क्यूब दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्वेंट टू फॉर्म अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट गिवन टेंपरेचर एंड प्रेशर इज नोन एज solubility of salt gas in liquid, और इट इज आल्सो नोन एज absorption coefficient। अगर मैं बात करूं फैक्टर्स अफेक्टिंग की, फैक्टर्स अफेक्टिंग में मुझे बताओ, जो हमने सॉलिड इन लिक्विड के लिए पढ़ा वही सेम पैटर्न इसके अंदर भी आएगा, ठीक है। इसके अंदर सिर्फ एक एक्स्ट्रा पार्ट आएगा, वो बताऊंगा आपको। फैक्टर्स अफेक्टिंग solubility of gases in liquid, factors affecting solubility of gases in liquid। gases की solubility लिक्विड में उनको कौन कौन सी चीजें अफेक्ट करती है बेटा, एकदम अच्छे से एक एक करके पढ़ना है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग डेफिनेटली नेचर ऑफ सॉल्यूट दैट इज गैस एंड सॉल्वेंट, है ना। ये कैसे, देखो बेटा, सबसे पहली बात तो दो टाइप की गैसेस होती है। केस 1, जो गैसेस सॉल्वेंट के साथ रिएक्ट करेगी और जो गैसेस सॉल्वेंट के साथ रिएक्ट नहीं करेगी। एक एक करके डिस्कस करते हैं। केस 1 में हम लोग वो गैसेस को लेंगे जो रिएक्ट नहीं करती है, किसके साथ, सॉल्वेंट के साथ। गैसेस which will not react with solvent। जैसे कि अगर मैं बात करूं O2 गैस की, तो वो पानी के साथ कोई रिएक्शन नहीं करता है। तो अगर पानी के साथ कोई रिएक्शन ही नहीं है, मतलब उनके बीच में इंटरेक्शन ही नहीं है, तो बेटा सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ऐसे गैसेस जिनका रिएक्शन नहीं होता है सॉल्वेंट के साथ,
उनका सॉल्युबिलिटी क्या हो जाता है, सॉल्युबिलिटी बेसिकली क्या होता है, कम होता है, उनका सॉल्युबिलिटी क्या होता है, कम होता है। और इसका बेस्ट एग्जांपल कौन सा आएगा, जैसे O2 गैस है, N2 गैस है, हीलियम है, आर्गन है, ये सब गैसेस की सॉल्युबिलिटी पानी में क्या होती है, बहुत ही कम होती है। Whereas अगर अदर हैंड पे बात करें, इफ यू टॉक ऑन द अदर हैंड, गैसेस व्हिच रिएक्ट विद द सॉल्वेंट, उनकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि इनके बीच में क्या होगा, इंटरेक्शन। तो गैसेस व्हिच रिएक्ट विद द सॉल्वेंट, विद द सॉल्वेंट। अभी एक इंसान आप से पहली बार कोई मिल रहा है, जस्ट इमेजिन करो, ठीक ना, आप बस में जा रहे हो, ट्रेन में जा रहे हो, आपके बाजू में बैठे हैं, आप समझो विरार से चर्चगेट जा रहे हो, आपने उसके साथ बात नहीं किया और उसने भी आपके साथ बात नहीं किया, तो आपका कोई इंटरेक्शन ही नहीं हुआ, तो आपके बीच में बॉन्डिंग ही नहीं है। लेकिन अगर समझो विरार से बैठे और नाला सुपड़ा आता है, तो उसने समझो बात शुरू कर दी, और आपका कोई पुराना कॉलेज का या कोई फ्रेंड है या कोई रिलेटिव उसके पहचान वाला निकला, और बहुत सारी बातें करते गए, तो मे भी एक ऐसा भी चांस होगा कि आप अंदर तक पूछते हो, तेरा नंबर तो दो, तो मतलब आप नंबर एक्सचेंज करोगे और फ्यूचर में भी आप बात करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो वैसे ही बेटा रिएक्शन अगर हो रहा है सॉल्वेंट के साथ, तो सेम केस में क्या होगी बच्चों, सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ऐसे केस में सॉल्युबिलिटी जो है वो इंक्रीज होगी, और ऐसे गैसेस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना, अमोनिया गैस है, SO2 गैस है, HCl गैस है, ये सब गैसेस की सॉल्युबिलिटी क्या होगी बच्चों, बढ़ जाएगी अगर वो रिएक्ट कर रहे हैं तो, ठीक है। दूसरा अगर हम बात करें इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इसके लिए पहले मैं टेम्परेचर वाला पार्ट कंप्लीट करता हूँ, बिकॉज प्रेशर के लिए मेरे को एक पूरा बोर्ड ही लगेगा। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। नाउ स्टूडेंट्स, गैसेस के केस में एक बात याद रखना कि जब भी गैसेस को अगर आपने पानी में या सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया है, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो पूरा का पूरा गैस जो है वो वहां से निकल जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, इमेजिन करो आपने कोल्ड ड्रिंक का बॉटल लिया है, ठीक है, उसका ढक्कन खोल दिया, ठंडा बॉटल था, आप उसको धूप में 3-4 घंटे रख दो। धूप में 3-4 घंटे रखने के बाद उसके ऊपर कैप लगा के फ्रीजर में रखो, ठंडा होने के बाद आप उसको पियोगे, क्या आपको वही टेस्ट आएगा, सेम नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर की पूरी गैस निकल चुकी होगी। तो बेसिकली याद रखना, टेम्परेचर अगर इंक्रीज होता है तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डिक्रीज होता है। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस क्या होगी बच्चों, डिक्रीज हो जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अभी इसका ना बेटा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट लिखवा रहा हूँ कि अगर मैं बात करूँ समर में बेटा, समर की बात करें तो अगर मैं बात करूँ एक्वेटिक एनिमल्स की, कौन से एनिमल्स, एक्वेटिक एनिमल्स। एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं, दे मूव डीप इनसाइड द सी, दे मूव डीप इनसाइड द सी, समंदर के गहरे पानी की तरफ चले जाते हैं, इनसाइड द सी, ठीक है। मैंने शॉर्ट में लिखा है, इन समर द एक्वेटिक एनिमल्स मूव्स डीप इनसाइड द सी। सर ऐसा क्यों होता है? उसका रीजन है बच्चों, इमेजिन करो, ये समझो एक सी है, ठीक है, थोड़ा मेरा डायग्राम करना है, आप लोग समझ सकते हो। ये लैंड है, बराबर, और ये समझो समंदर यहाँ से शुरू हो रहा है, बराबर है। अगर मैं बात करूँ एक्वेटिक एनिमल्स की, ठीक है, तो स्टूडेंट्स जब समर की बात करें, ठीक है ना, तो यहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इनर पार्ट में तो टेम्परेचर कम होगा, बट अपर पार्ट में टेम्परेचर क्या है, ज्यादा है, अपर पोर्शन में, ठीक है ना। यहाँ की बात करें तो यहाँ पे टेम्परेचर क्या है, कम है, ऑब्वियसली, डेफिनेटली, है ना। तो अगर यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा है तो सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाएगी बच्चों, सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन O2 क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर ऑक्सीजन गैस यहाँ पे कम है तो क्या यहाँ पे एक्वेटिक एनिमल्स रहना चाहेंगे, ऑब्वियसली नॉट। यहाँ पे एक्वेटिक एनिमल्स क्यों नहीं रहना चाहेंगे, बिकॉज यहाँ पे सॉल्युबिलिटी क्या है, कम है। तो सॉल्युबिलिटी जब कम हो जाएगी तो एक्वेटिक एनिमल्स वहाँ पे रहेंगे नहीं। क्यों नहीं रहेंगे, बिकॉज यहाँ पे उनको ऑक्सीजन गैस मिलेगा ही नहीं। अगर मैं बात करूँ इस पोर्शन की, तो यहाँ पे टेम्परेचर क्या है बच्चों, कम है। तो टेम्परेचर अगर कम है तो सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन गैस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो सॉल्युबिलिटी एस मतलब सही, दिस इज नॉट SO2 गैस, दिस इज सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन गैस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो जो एक्वेटिक एनिमल्स है वो कौन से एरिया में प्रेफर करेंगे रहना, इस एरिया में रहना प्रेफर करेंगे। तो स्टूडेंट जो मछुआरे होते हैं, ठीक है ना, जो फिशिंग करते हैं, वो इस एरिया में अगर फिशेस को ढूंढने जाएंगे तो उनको फिशेस यहाँ पे कम मिलेगी, और इस एरिया में उनको ज्यादा डीप में जाना पड़ेगा
क्यों? क्योंकि सोल्यूबिलिटी क्या हो जाएगी ऑक्सीजन की, कम हो जाएगी अगर टेम्परेचर बढ़ेगा। तो इस एरिया में क्या है, सोल्यूबिलिटी ज्यादा है बिकॉज टेम्परेचर क्या है, कम है। तो याद रखना समर सीजन में जो मछुआरे होते हैं उनको ज्यादा दूर तक क्यों जाना पड़ता है, बिकॉज समर में टेम्परेचर बढ़ने से सोल्यूबिलिटी इन द अपर पार्ट ऑफ द सी क्या हो जाएगी बेटा, टेम्परेचर बढ़ने से सोल्यूबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और इस वजह से क्या होगा, ऊपर वाले सरफेस में आपको फिशेस बहुत ही कम दिखेंगे। तो ये हो गया इफेक्ट ऑफ क्या बच्चों, टेम्परेचर। नाउ नेक्स्ट आता है इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ soluble salt, इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ soluble salt। नाउ दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, फिर मैं नेक्स्ट बोर्ड के ऊपर आपको समझाऊंगा इफेक्ट ऑफ प्रेशर इन वेरी मच डिटेल। नाउ ये क्या है इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ soluble salt, ये क्या कंसेप्ट है सर? आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। आई होप आप लोगों ने कभी लाइफ में ट्राई किया होगा ये वाला पार्ट जो एग्जांपल देने वाला हूँ। नहीं किया है तो स्टूडेंट्स आज या जब भी आपको टाइम मिले ये वाला एक्सपेरिमेंट घर पे जरूर करना। सर क्या एक्सपेरिमेंट है बताओ? आपको मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। अगर आपके पास में कोल्ड ड्रिंक है, ठीक है ना, आप एक कांच का ग्लास ले लो या फिर स्टील का ग्लास ले लो, उसके अंदर बेटा आप कोल्ड ड्रिंक डालो ठंडा, ठीक है, ठंडा ही रहता है ऑब्वियसली ना। कोल्ड ड्रिंक डालने के बाद उसके अंदर थोड़ा सा सॉल्ट डाल दो। ये अगर एक्सपेरिमेंट आपने किया है तो आपको फटक से रियलाइज हो जाएगा हाँ क्या बोलना चाहते हैं। नहीं किया है तो आप लोग खुद से ट्राई कर सकते हो या किसी को देखा होगा तो भी आपका काम बन गया है। उसके अंदर जैसे सॉल्ट डालते हैं आपने देखा होगा पूरा गैस ऐसा ऊपर बाहर आ जाता है। ऐसा क्यों? बिकॉज जब भी आप कोई सॉल्ट डालते हो सॉल्युबल सॉल्ट, तो उससे गैस का सोल्यूबिलिटी कम हो जाता है और गैस पूरा का पूरा निकल जाता है बाहर। तो कहने से एडिशन ऑफ डैश सॉल्ट, soluble salt, addition of soluble salt decreases the dash solubility, decreases the solubility of dash of gas in liquid, solubility of gas in, गैस का solubility लिक्विड में क्या कर देता है, वो कम करता है। ऐसा क्यों होता है, इसका रीजन अगर आप समझना चाहो तो मैं आपको डिटेल में भी समझा देता हूँ, बट एक्चुअल में देखने जाए तो जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो जरा यहाँ पे इसके ऊपर कभी क्वेश्चन आया नहीं है, एज इट इज स्ट्रेट फॉरवर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये देखो अगर मैं बात करूँ ये वाला, समझो ये क्या है, एक कंटेनर है और इसके अंदर समझो गैस डिसॉल्व किया हुआ है, किसके साथ, वाटर के अंदर। समझो ये वाटर है, बराबर है। अभी ये वाटर है और इसके अंदर समझो O2 गैस डिसॉल्व है। O2 गैस और वाटर के बीच में जो इंटरेक्शन होता है वो बहुत ही वीक होता है, वीक इंटरेक्शन होता है। क्या होता है? वीक इंटरेक्शन, जिसको अपन क्या बोल सकते हैं, वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बोल सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको कौन सा बोलेंगे, वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बराबर है। जो कि वीक है कि स्ट्रॉन्ग है, वीक है। बट अगर मैं इसके अंदर पानी ऐड कर दूं, सॉरी सॉल्ट ऐड कर दूं, ऑन एडिशन ऑफ सॉल्ट, जस्ट इमेजिन करो एडिशन ऑफ सॉल्ट, आपने ऊपर से क्या डाल दिया बच्चों, सॉल्ट डाल दिया। आपने देखा होगा कोल्ड ड्रिंक के जब अपन ग्लास में खाली करते हैं तभी भी उसमें पट 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 कान के बाजू में रखना, कभी थोड़ा सा ऐसा बेवकूफ़ी वाला काम भी करने का कुछ सीखने मिलता है। कान के पास रखेंगे पट 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 आवाज आता है, क्योंकि वो गैस के बीच में और वाटर के बीच में इंटरेक्शन बहुत ही वीक है, तो वैसे भी वो CO2 गैस निकल ही रहा है, निकल ही रहा है, निकल ही रहा है, राइट। बट अगर आप जैसे ही सॉल्ट डालते हो, क्या डालते हो, सॉल्ट, तो आप मुझे बताओ वाटर के पास में दो ऑप्शन है, या तो वो O2 के साथ वीक इंटरेक्शन बनाए, बराबर है ना, या तो वो O2 के साथ क्या बनाए, वीक इंटरेक्शन बनाए, या फिर वाटर जो है जिसमें डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव होता है वो Na+ के साथ में या फिर Cl- के साथ में, या फिर Cl- के साथ में, ये क्या है, आयन है और इसमें प्लस माइनस है तो डाइपोल हो गया। तो यहाँ पे जो इंटरेक्शन होगी वो कौन सी होगी, आयन डाइपोल इंटरेक्शन। एंड आयन डाइपोल इंटरेक्शन जो होती है इट इज मच मोर स्ट्रॉन्गर देन व्हाट, वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो कैन वी से दैट जो वाटर पहले किसके आजू बाजू में घूमता था, ऑक्सीजन गैस के आजू बाजू में घूमता था, बराबर है। फिर अचानक से NaCl आया तो डेफिनेटली सब वाटर मॉलिक्यूल ऑक्सीजन गैस को छोड़ के किसके पास चले जाएंगे, Na+ और Cl- के पास, तो उनके साथ में इंटरेक्शन करेंगे। तो ऑक्सीजन के पास में अभी इंटरेक्शन करने वाला कौन है, कोई नहीं है, तो वो ऑक्सीजन गैस वहां से निकलना शुरू हो जाएगी। तो इस वजह से जैसे आप कोई सॉल्युबल सॉल्ट ऐड करोगे
तो वाटर और गैस के बीच का इंटरेक्शन वीक होने की वजह से वो टूट जाएगा और एक स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन बनेगा किसके साथ में, सॉल्ट के साथ में। तो एकदम सिंपल है बेटा, ये कंसेप्ट अपने को क्लियरली समझ में आ गया। अभी जस्ट एक एग्जांपल देता हूँ। इमेजिन करो आप एक मूवी देख रहे हो, ठीक है, और बहुत ही बोरिंग मूवी है, बराबर है, और जस्ट बाजू में आपके मोबाइल में कोई देख रहा है मूवी जो बहुत ही ज्यादा अच्छा मूवी है और आपको वैसे थिएटर में वो देखना ही था, तो आप क्या करोगे, वो बोरिंग मूवी देखोगे कि या उसके मोबाइल पे मूवी देखोगे? डेफिनेटली मोबाइल पे मूवी देखोगे। तो भी सेम वाटर के साथ इसका इंटरेक्शन बहुत ही वीक था, बोरिंग था। वो ऑप्शन आने की वजह से, ठीक है ना, मोबाइल में कोई देख रहा है दूसरा मूवी, ऑप्शन आने की वजह से वो भी उसके साथ में बेटा क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा और इसके साथ में इंटरेक्शन टूट जाएगा। तो जैसे O2 के साथ इंटरेक्शन टूट जाएगा, सब O2 मॉलिक्यूल जो है बबल्स के फॉर्म में बाहर निकल जाएंगे। तो याद रखना, सॉल्ट जो होना चाहिए वो कौन से टाइप का होना चाहिए, सॉल्युबिलिटी सॉल्युबल होना चाहिए। तो आप ये सेम एक्सपेरिमेंट घर पे भी कर सकते हो। आप कोल्ड ड्रिंक के अंदर सॉल्ट डालो, ऑन द स्पॉट सब गैसेस बाहर आ जाएगी। तो बच्चों, बहुत बार मुझे ऑफलाइन में स्टूडेंट पूछते हैं कि सर सी वाटर की बात करें तो पहली बात तो ऑक्सीजन गैस की सॉल्युबिलिटी कम है, क्यों? क्योंकि वो रिएक्ट ही नहीं करते हैं, तो पानी में कम ही डिसॉल्व होता है। और उसके बाद में सी वाटर में तो सॉल्ट बहुत ज्यादा है, तो सॉल्ट होने की वजह से उसके अंदर ऑक्सीजन की क्वांटिटी और कम हो जाती है। अगेन आई विल टेल यू, और कम हो जाती है किसकी, ऑक्सीजन की क्वांटिटी। इस वजह से बेटा एक्वेटिक एनिमल्स आपने देखा घर पे भी, अगर आप एक्वेरियम, फिश एक्वेरियम की बात करो या फिश टैंक लगवाते हो, राइट, तो फिश टैंक के अंदर आपको कंटिन्यूअसली कौन सा, थोड़े थोड़े टाइम पे या एक दिन में 2-3 बार आपको क्या, ऑक्सीजन गैस को क्या करना पड़ता है, सप्लाई करना पड़ता है। बिकॉज ऑक्सीजन गैस का सॉल्युबिलिटी पानी में क्या है, कम है, बिकॉज वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है। और गलती से अगर आपने उसमें सॉल्ट डाल दिया तो सब फिशेस भी मर जाएंगे, फिर आपको कंटिन्यूअसली बबल्स देना पड़ेगा, वरना सब फिशेस मर जाएंगे। क्यों? क्योंकि सॉल्ट डालने से सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, और कम हो जाती है। सो वी हैव स्टडीड नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, effect of addition of what, salt, soluble salt, and the most important last one is effect of pressure। अभी हम लोग नेक्स्ट बोर्ड पे पढ़ेंगे, वो थोड़ा बड़ा है, शायद से 2 बोर्ड भी लग सकता है। तो आप इसका फोटो लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। Okay students, so the last point, factors affecting में the most important is effect of pressure। ना अगर हम बात करें प्रेशर बढ़ेंगे तो डेफिनेटली सॉल्युबिलिटी तो बढ़ना ही बढ़ना है, 101%। सो प्रेशर इंक्रीजेस, solubility of gas in liquid increase होगा। now this is solubility of gas in liquid। सर ऐसा क्यों? एकदम लॉजिकल है। अगर हम बात करें सॉलिड इन लिक्विड तो वहाँ पे कोई इफेक्ट ही नहीं आ रहा था, सर फिर इधर क्यों ऐसा हो रहा है? तो उसका रीजन मैं आपको लॉजिकली समझाता हूँ, देखना ध्यान से। इमेजिन करो मेरे पास में एक सिलेंडर है जिसके अंदर लिक्विड और गैस दोनों है। एकदम ध्यान से देखना, ये पिक्चर से आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर हम बात करें, यहाँ पे एक पिस्टन है, पिस्टन मतलब जिसको अपन अप डाउन मूव कर सकते हैं, जैसे इंजेक्शन के अंदर या फिर जो पिचकारी अपन होली में यूज करते हैं उसकी बात करें तो ये एक पिस्टन है, इसको अपन अप एंड डाउन मूव कर सकते हैं, बराबर। मेरा आपसे क्वेश्चन ये, समझो लिक्विड सिर्फ यहाँ तक ही है, ठीक है। अभी इसके अंदर गैस मॉलिक्यूल्स ये वाला स्पेस में बहुत सारे होंगे और गैस मॉलिक्यूल डिसॉल्व फॉर्म में भी है, ठीक है ना। बट जैसे मैं अभी ऊपर से प्रेशर बढ़ाऊंगा, ऊपर से क्या बढ़ाना बच्चों, प्रेशर बढ़ाऊंगा, तो कहना है पिस्टन नीचे जाएगा, यस। तो ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर, प्रेशर बढ़ाने से पानी का लेवल तो उतना ही रहेगा, डेफिनेटली उसमें तो कोई चेंज नहीं आ सकता, पानी का लेवल तो उतना ही रहेगा। बट पिस्टन अभी थोड़ा नीचे आ गया, मैंने उसको ज्यादा प्रेशर बढ़ाने की वजह से ज्यादा पिस्टन क्या आ गया, अभी नीचे आ गया। और पिस्टन जैसे ही नीचे आएगा बच्चों, ये पिस्टन है, बराबर, ये पिस्टन नीचे आया। अब ये पिस्टन नीचे आया तो बच्चों यहाँ पे क्या होगा, गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ गई होगी। तो प्रेशर बढ़ाने से ये गैस मॉलिक्यूल जो ऊपर थे, अभी उनके ऊपर प्रेशर आ गया तो ये गैस मॉलिक्यूल लिक्विड के अंदर जाना चालू हो जाएंगे। तो गैस मॉलिक्यूल का जो क्वांटिटी है वो लिक्विड में क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा कि कम हो जाएगा? तो लिक्विड के अंदर ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे बेटा कम हो जाएंगे, वाटर मॉलिक्यूल के ऊपर जो है गैस मॉलिक्यूल कम हो जाएंगे। तो प्रेशर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी के ऊपर क्या इफेक्ट आया, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ, इंक्रीज हो गया। तो याद रखना, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज और इंक्रीजिंग द प्रेशर, एकदम लॉजिकल था। और ये हम लोग वैसे भी पढ़ते भी है किसमें, ऑब्वियसली
ली चार्टलेस प्रिंसिपल में हमने केमिकल इक्विलिब्रियम में भी पढ़ा है। नाउ इसको एक्सप्लेन करने के लिए, इफेक्ट ऑफ प्रेशर को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास में एक लॉ है जिसको हम लोग बोलते हैं हेनरीज लॉ। कौन सा लॉ? हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ जो है इट गिव्स द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट अमाउंट ऑफ गैस एंड प्रेशर, ठीक है ना। सो बेसिकली हेनरीज लॉ में हम लोग टोटल 3 पढ़ेंगे एक एक करके। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फर्स्ट वन इन टर्म्स ऑफ मास। इन टर्म्स ऑफ मास ध्यान देना बच्चों। आप मुझे बताओ जो यहाँ पे गैस का मास है, कितना गैस का मास डिसॉल्व होगा वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? प्रेशर के ऊपर। अगर आप प्रेशर ज्यादा अप्लाई करोगे तो गैस का जो मास डिसॉल्व होगा वो भी ज्यादा होगा। सो इन टर्म्स ऑफ मास कैन वी से दैट मास ऑफ द गैस डिसॉल्व्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर अप्लाइड। सिंपल लॉजिकल था। क्या बोला मैंने? वापस बोलो। मास ऑफ द गैस, लेट m बी द मास ऑफ द गैस, लेट m be the mass of the gas, mass of the gas, and P be the pressure applied, P be the pressure applied, let P be the pressure applied, correct? Then can we say that M is directly proportional to P? Yes, जितना ज्यादा प्रेशर अप्लाई करोगे उतना ज्यादा गैस का मास क्या होगा? डिसॉल्व होगा। तो कैन वी से दैट M is equals to K into P, बराबर है? K into P. So can we say that यहाँ पे K क्या है? K is a constant of proportionality which depends on किसके किसके ऊपर डिपेंड करेगा? Depends on obviously nature of gas, नेचर ऑफ गैस की वो रिएक्टिव है नॉन रिएक्टिव। रिएक्टिव रहेगी तो डेफिनेटली और ज्यादा गैस डिसॉल्व होगी। नेचर ऑफ गैस, solvent depends on temperature and unit of pressure. It also depends on unit of pressure. So m is equals to K into P. एकदम सिंपल। m is equal to K into P हो गया कि नहीं हो गया? K into P हो गया। अभी अगर मैं इसको कंपेयर करूँ y is equals to mx plus c के साथ, ध्यान देना बच्चों, y is equals to mx प्लस सी के साथ, तो डेफिनेटली y इंटरसेप्ट तो कुछ है नहीं, y इंटरसेप्ट कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूँ, इसका अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूँ तो यहाँ पे क्या प्लॉट करेंगे? y एक्सिस के ऊपर m दैट इज टू बी इन ग्राम्स। यहाँ पे हम लोग प्रेशर प्लॉट करेंगे। इसका जो ग्राफ आएगा वो पासिंग थ्रू दी क्या आएगा? ओरिजिन, और स्लोप क्या आएगा? पॉजिटिव। तो इसके ग्राफ जो है वो इस तरीके के आएंगे, इस तरीके के। अगर मैं 3 अलग अलग गैसेस के लिए सेम ग्राफ बनाऊं बच्चों, तो ये वाला गैस समझो हीलियम के लिए आएगा, ये N2 के लिए आएगा और ये O2 के लिए आएगा। आपने एक चीज ऑब्जर्व की होगी कि इस गैस के लिए देखो प्रेशर कम है बट मास डिसॉल्व ज्यादा है। आप मेरी बात समझ रहे हो? इस गैस के लिए, ठीक है ना, O2 के लिए प्रेशर कम है बट मास डिसॉल्व ज्यादा है, ठीक है ना। अगर आप ये पॉइंट पकड़ लो, सबके लिए ये पॉइंट पकड़ो, तो सबसे कम मास किसका डिसॉल्व हुआ है? हीलियम का। ज्यादा किसका? N2 का। और थर्ड O2 का सबसे ज्यादा, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है, क्योंकि ये तीनों में से कोई भी रिएक्ट नहीं करती है। O2, N2 और हीलियम तीनों में से कोई भी पानी के साथ रिएक्ट नहीं करेगी। तो याद रखना इसमें आपको सिंपली मॉलिक्यूलर मास देखना। ऑक्सीजन का 32 होता है, इसका 28 और हीलियम का 4। तो बेटा डेफिनेटली मास सबसे ज्यादा किसका है? O2 का। तो सोल्यूबिलिटी भी सबसे ज्यादा किसकी होगी? O2 की ही होगी, ठीक है। सो दिस इज इन टर्म्स ऑफ डैश मास, ठीक है। दूसरा अगर हम बात करें इन टर्म्स ऑफ ध्यान देना solubility, in terms of solubility। ना solubility मतलब मोल पर डीएम क्यूब आएगा। तो बच्चों कितने मोल्स डीएम क्यूब पर डीएम क्यूब, मतलब 1 लीटर में कितने मोल्स। अभी यहाँ पे मैंने मास लिया था ना, मास को अगर मैं मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करूँ तो मोल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो डेफिनेटली वो भी किससे डिपेंड होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? प्रेशर। तो solubility will increase कम जब प्रेशर बढ़ेगा, तो दे आर डायरेक्टली और इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सो लेट S be the solubility of gas in mole per
लीटर, बराबर है, एंड P be the pressure of the gas, pressure of the gas, then how are they related to each other? S is directly proportional to P, and therefore S is equals to Kp. K again it is a constant of proportionality, nature of gas, solvent, temperature and unit of pressure. So S is equals to Kp, S is equals to Kp, ये हमारा क्या हो जाएगा फॉर्मूला, where S is nothing but it is a solubility, very important, in मोल पर dm cube. ठीक है, अगर कोई यूनिट ऑफ के यहाँ पे पूछ ले, यूनिट ऑफ के, तो बेटा के का जो यूनिट होगा वो क्या होगा, के विल बी इक्वल टू एस बाई पी, एस बाई पी, बराबर है। तो एस का यूनिट क्या है, मोल पर डीएम क्यूब या फिर मोल पर लीटर, सो मोल पर लीटर अपॉन क्या, एटीएम। तो बेसिकली इसका आंसर क्या हो जाएगा, मोल लीटर इनवर्स एटीएम इनवर्स, ये हो जाएगा यूनिट ऑफ के। तो इसके ऊपर कभी अगर एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जाए तो वो भी आप सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे बताता हूँ आपको, एक क्वेश्चन है, देखिए, कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, क्वेश्चन, कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 in soft drink, CO2 in soft drink, calculate the concentration of CO2 in soft drink that is bottled at partial pressure of CO2, PP का मतलब partial pressure of CO2 at 4 atm, over a liquid at 25 degree Celsius, थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है, at 25 degree Celsius, the Henry's law constant is 3.1 into 10 की पावर -2 मोल। आपको बेटा, जिन बच्चों को, बहुत बार टीचर्स भी बेटा इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, जिन टीचर्स को और जिन स्टूडेंट्स को हेनरी लॉ के क्वेश्चंस नहीं क्लिक होते हैं, उनको एक सिंपल सा आरपी ट्रिक ये रहेगा कि आप हमेशा के यूनिट को देख के सिलेक्ट करो फॉर्मूला। अगर मैं यहाँ पे के का यूनिट निकालूं, यूनिट ऑफ के, तो बच्चों यूनिट ऑफ के क्या आएगा, जनरली इसके ऊपर तो क्वेश्चन आता नहीं यहाँ के, यहाँ पे ग्राम्स है और ये एटीएम है, तो ग्राम पर एटीएम और ग्राम एटीएम इनवर्स, ये आपका यूनिट ऑफ के हो जाएगा। अभी देखो वहाँ पे एक और फॉर्मूला आने वाला है मोल फ्रैक्शन का, जनरली उसी के ऊपर क्वेश्चन आता है, बट मैंने एक पर्पसली इसका क्वेश्चन 3-4 बुक में ढूंढ के निकाला है कि स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि फॉर्मूला कौन सा यूज करें। 3 फॉर्मूलाज टोटल है, m = kp, s = kp और एक थर्ड आएगा x = p * h, ठीक है ना। तो वो क्या है वो अपन देखेंगे आगे। अगर मुझे किसी ने पूछ लिया कैलकुलेट द कंसंट्रेशन, बराबर है, तो कैन वी से दैट अभी फॉर्मूला कौन सा यूज करूं, तो फॉर्मूला यूज करने के लिए बेटा कंसंट्रेशन इज नथिंग बट सॉल्युबिलिटी हो सकता है, मोल फ्रैक्शन है, सॉल्युबिलिटी, ये सब कंसंट्रेशन टर्म ही तो है, ठीक है ना। इस बॉटल at partial pressure of CO2 at 4 atm, the CO2 का partial pressure दिया है, no issues, वो तो P दिया है, आगे क्या दिया है, at 25 डिग्री सेल्सियस एंड हेनरीज कांस्टेंट अपने को पता है, ठीक है। तो पता कैसे चलेगा फॉर्मूला, ये देखो, ये वाला यूनिट से पता चलेगा, S = Kp, ये वाला हमको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, करेक्ट। S = क्या, Kp। तो सॉल्यूशन सॉल्व करने के बाद देखो, कंसंट्रेशन S तो निकालना ही है, K का वैल्यू दिया है, यस, 3.1 into 10 की पावर -2 मोल लीटर इनवर्स एटीएम इनवर्स इनटू पी, पी मतलब प्रेशर, कितना एटीएम दिया है, 4 एटीएम दिया है, सो 4 एटीएम इनवर्स कैंसिल, 3.1 into 4 कितना जाएगा, 12.4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 12.4 into 10⁻², हो जाएगा आपका 0.124 मोल लीटर इनवर्स, हो गया, एकदम सिंपल क्वेश्चन ना। स्टूडेंट्स को एक्चुअल में डाउट क्या रहता है पता है, सर कौन सा फॉर्मूला यूज करें। इवन मैंने बहुत बार टीचर्स को भी देखा है, ठीक है, गड़बड़ हो जाती है, बट यहाँ पे आपको एकदम सिंपल ट्रिक मैं दे रहा हूँ, ये यूनिट दिमाग में रखो तो आपको डाउट आएगा ही नहीं, ठीक है। और अगर कॉन्सेंट्रेशन पूछा है तो हमेशा जरूरी मोल पर डीएम क्यूब भी होता है, कोई भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म हो सकता है, मोल फ्रैक्शन, मोलालिटी, जो भी आपके पास फॉर्मूला एप्लीकेबल है उसको यूज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इन टर्म्स ऑफ मास पढ़ लिया,
इन टर्म्स ऑफ सोल्यूबिलिटी पढ़ा, अभी लास्ट आएगा इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन भी आते हैं। आप इसका फोटो लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो द थर्ड टाइप इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, हेनरीज लॉ का सबसे इंपॉर्टेंट ये पार्ट है। अगर मैं बात करूं m इज इक्वल टू kp का, तो m इज द मास ऑफ द गैस डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट या फिर 100 ml ऑफ द सॉल्वेंट, राइट। सो अगर मैं बात करूं बच्चों W2, लेट m को मैं W2 मान लूं, लेट W2, 2 मतलब सॉल्यूट हो गया, राइट, मास ऑफ द सॉल्यूट, लेट W2 बी द मास ऑफ द सॉल्यूट dissolved और गैस डिसॉल्व, सॉल्यूट यहाँ पे गैस है, डिसॉल्व इन W1 ग्राम ऑफ डैश सॉल्वेंट, बराबर है, एट द प्रेशर P। तो कैन वी से दैट W2 इज इक्वल टू Kp, बेसिकली दिस इज नथिंग बट m इज इक्वल टू Kp, वही है, दूसरा कुछ नहीं है। अभी अगर मैं इसको, ध्यान देना, दोनों साइड को W1 से डिवाइड कर दूं, दोनों साइड को, एक साइड को तो नहीं कर सकते, तो अगर आप यहाँ पे कुछ कर रहे हो तो यहाँ पे भी कुछ करना ही पड़ेगा, सेम, बराबर है, करेक्ट। तो इस k अपॉन W1 को मैं k डैश ले लेता हूँ, सो व्हाट इज k डैश, k अपॉन W1, क्योंकि ये तो कांस्टेंट होगा, मास ऑफ द सॉल्वेंट तो क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। सॉल्यूट का मास चेंज हो सकता है क्योंकि ज्यादा प्रेशर डालोगे तो ज्यादा डीजल होगा, बट सॉल्वेंट के मास को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कैन वी से दैट W2 अपॉन W1 इक्वल्स टू k डैश इनटू p, नहीं समझा, समझा। अगर मैं इन दोनों को उनके खुद के मोलर मास से डिवाइड कर दूं, खुद के क्या कर दूं बेटा, मोलर मास से डिवाइड कर दूं, ध्यान देना, W2 अपॉन M2 मोलर मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय W1 अपॉन M1। ना पहली बात तो ये काम अपन कर सकते हैं अगर प्रोवाइडेड दोनों साइड में हो तो यहाँ पे मैं M1 अपॉन M2 इनटू k डैश p लिख दूं, चलेगा ना, क्योंकि ये M1 तो ऊपर ही जाएगा और ये M2 नीचे आएगा, तो कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड से। तो मैंने ये किया, बट अभी मेरा इंटेंशन क्या था वो देखो, क्या मुझे बताओ, ये क्या है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास, व्हाट इज दैट, नंबर ऑफ मोल्स। तो ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू, ये और ये मोलर मास है, किसी भी सब्सटेंस का मोलर मास फिक्स्ड होता है, तो ये 2 और k डैश, ये तीनों क्या है, फिक्स्ड है। तो कैन वी से दैट इसकी जगह पे मैं k डबल डैश p ले लूं, व्हाट इज k डबल डैश, लेट k डबल डैश इज इक्वल टू k डैश m1 अपॉन m2, हो गया। तो कैन वी से दैट n2 अपॉन n1 इज इक्वल टू k डबल डैश p। नाउ माय क्वेश्चन इज व्हाट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ठीक है ना, अलग से लिखते हैं ना, तो वी नो दैट, इवन इफ यू डोंट नो, हंसो मत, वी नो दैट क्या, व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, इट इज इक्वल्स टू n2 अपॉन n1 plus n2, प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा है, n2 अपॉन n1 plus n2, बट सिंस द सॉल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट, गैस बहुत ही कम डिसॉल्व होता है, सो फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन n2 is very much less than n1, तो कहने से n2 को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो मेरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x2 will be equal to n2 upon n1। अभी न्यूमरेटर में से मत नेग्लेक्ट करना, नहीं तो ऊपर क्या लिखोगे, कुछ नहीं, नॉनसेंस, ठीक है। n2 upon n1 की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, x2 लिख सकता हूँ, so therefore n2 upon n1 is equals to k डबल डैश p लिखा था, अभी n2 upon n1 की जगह पे क्या लिखेंगे, x2 लिखेंगे, so x2 will be equal to k double dash p, yes or no, so therefore can we say that p is the partial pressure of gas is equal to 1 upon k double dash into x2, नहीं समझा, अरे ये k double dash इधर है ना, 1 upon हो गया, अभी 1 upon k double dash को अपन क्या लेंगे बताओ, एकदम सिंपल, 1 upon k double dash is equal to, इसको ले लेंगे kh into क्या, x2, so ये हो जाएगा आपका फाइनल फॉर्मूला, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ kh जो है बेसिकली वो क्या है, 1 अपॉन k डबल डैश है, एंड kh को ही हम लोग बोलते हैं हेनरीज कांस्टेंट,
और इसके ऊपर ना जाने कितनी बार क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है ना। तो ध्यान देना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट हेनरीज कांस्टेंट, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आप मुझे बताओ के एच का और x2 का क्या रिलेशन है? सर दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? दिमाग लगाओ सर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्यों क्यों ऐसा? बिकॉज स्टूडेंट्स के एच जो है बेसिकली अगर इधर लाऊंगा तो 1 अपॉन हो जाएगा और x2 का रिलेशन है, तो कैन वी से दैट के एच का वैल्यू बढ़ेगा तो सोल्यूबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट, के एच इज inversely proportional, it is inversely proportional to the solubility of gas in liquid. Very very important, solubility of gas in liquid, correct। इसका मतलब क्या हुआ? अगर KH बढ़ेगा, KH किसी गैस का अगर ज्यादा है तो उसकी solubility क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? कम हो जाएगी। और अगर KH का वैल्यू कम है तो उस गैस की सोल्यूबिलिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो एग्जाम में आपको क्या होगा पता है? 4 गैसेस दिए होंगे, सबका KH भी दिया होगा और पूछेंगे बताओ सबसे ज्यादा सॉल्युबल कौन है। बच्चों को क्या लगता है जिसका ज्यादा KH वो ज्यादा सॉल्युबल? नहीं, उल्टा होता है। जितना कम KH उतना ज्यादा क्या हो जाएगी? सॉल्युबिलिटी होगी, बिकॉज़ दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, ठीक है। अगर मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज पूछूं कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ KH, तो ये भी हमारे लिए बहुत बार इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चंस को पहचानने के लिए बहुत जरूरी है। अगर मुझे किसी ने यूनिट ऑफ KH पूछा तो P इज इक्वल टू KH इंटू X2 होता है, बराबर है ना। X2 का मतलब तो मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट नहीं होता है, मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट नहीं होता है। सो देयरफॉर यूनिट ऑफ KH विल बी इक्वल टू यूनिट ऑफ प्रेशर। और यूनिट ऑफ प्रेशर क्या होता है? एटीएम होता है, बार होता है, जो कुछ भी दिया होगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा। एटीएम हो सकता है, बार हो सकता है, टॉर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो यूनिट ऑफ केएच विल बी सेम एज यूनिट ऑफ प्रेशर। तो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अभी इसी के ऊपर बेस्ड हम लोग क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। मैं आपको 2 से 3 क्वेश्चन सॉल्व भी करवाऊंगा। एट द सेम टाइम बाद में हेनरीज लॉ के एप्लीकेशंस क्या है और उसके लिमिटेशंस क्या है वो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो याद रखना, एक यहाँ पे लिमिटेशन तो मैंने आपको बता ही दिया कि हेनरीज लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर डैश सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन। ये सिर्फ डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए एप्लीकेबल है और वही गैसेस के लिए एप्लीकेबल है जो सॉल्वेंट के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, ठीक है ना। ना तो वो डिसोशिएट होने चाहिए, जैसे HCl तो पानी में जाके H+NCl- हो जाएगा, ना ही वो एसोसिएट होना चाहिए। तो एसोसिएशन डिसोसिएशन नहीं होना चाहिए, गैस का कॉन्सेंट्रेशन कम होना चाहिए, मतलब सोल्यूशन क्या होना चाहिए? डाइल्यूट। वो मैं आगे आपको जब बताऊंगा तब पढ़ाऊंगा। तो टोटल आपको कितने फॉर्मूलाज याद रखने बच्चों? 3। अगर मैं हेनरीज लॉ की बात करूं, हेनरीज लॉ, तो इन टर्म्स ऑफ मास m is equals to kp, in terms of solubility s is equals to kp, and in terms of mole fraction के टर्म्स में p is equals to KH into X। बहुत बार तो बुक्स में X ही लिखा होता है, बट मैं आपको आदत डालूंगा X2 ही लिखो ताकि आपको पता चले कि वो मोल फ्रैक्शन किसका है, सॉल्यूट का है। बहुत बार एग्जाम में क्या होता है, सॉल्वेंट का दे देते हैं और बच्चे वही एज इट इज डाल देते हैं। नहीं, वो 1 माइनस करना पड़ेगा, बिकॉज सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शंस का टोटल मिला के कितना आता है? 1 आता है। तो आप इसका एक बार फोटो लो, फिर हम लोग इसके ऊपर थोड़े न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो ये 3 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर एक और क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। तो हेनरीज लॉ के ऊपर टोटल एक पहले कर चुके हैं, 3 ये और एक इसके बाद होगा, 5 क्वेश्चन होंगे। और वर्कशीट के अंदर मैं अप्रोक्सीमेटली 5 से 6 क्वेश्चन और दूंगा, ठीक है। ताकि हेनरीज लॉ के ऊपर क्वेश्चन जनरली टीचर्स को भी डाउट आता है, आपको तो छोड़ ही दो, ठीक है। हम लोग उसका भी कंसेप्ट क्लियर कर देते हैं। चलो बात करें फर्स्ट क्वेश्चन की। हेनरी कांस्टेंट फॉर सॉल्युबिलिटी ऑफ मीथेन इन बेंजीन इज, के का वैल्यू दिया हुआ है, बराबर है, कितना दिया है? 4.27 इंटू 10 की पावर 5 mmHg। बट बच्चों इससे तो क्लियर हो गया कि K का जो वैल्यू दिया है उसका यूनिट यहाँ पे सिर्फ प्रेशर है। तो याद है वो KH आया था, P इज इक्वल टू KH इंटू X2 था, राइट। आगे क्या बोला है? कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ मीथेन एट 760 mm ऑफ Hg प्रेशर। तो प्रेशर ऑलरेडी दिया हुआ है 760 mm Hg, बराबर है, एट सेम टेम्परेचर। तो स्टूडेंट्स बच्चों को यही नहीं समझ में आता है कि फॉर्मूला कौन सा यूज करें।
तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला यूज होगा बच्चों, P इज इक्वल टू KH इंटू X2, करेक्ट। और X2 का मतलब मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन मतलब सॉल्युबिलिटी होता है। बच्चों को ये वर्ड देख के लगता है सॉल्युबिलिटी मतलब S इज इक्वल टू Kp यूज करना है। सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है मोल पर डीएम क्यूब, और मोल पर डीएम क्यूब मतलब एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म है ना। सॉल्युबिलिटी एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म है। कॉन्सेंट्रेशन किसमें भी हो सकता है, मोल फ्रैक्शन में भी हो सकता है, मोलारिटी मोलारिटी कुछ भी हो सकता है। तो बेसिकली यहाँ पे आपको X2 ही फाइंड आउट करना है, एंड इट विल बी P अपॉन क्या, KH। दोनों का यूनिट सेम है। प्रेशर दिया है आपको 760 डिवाइड बाय 4.27 इंटू 10⁵, करेक्ट। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो 7.60 अपॉन 4.27 इंटू 10⁵, और ये 10⁵ कितना है, 5 है, तो 10⁵3 बचेगा। 10⁵3 ऊपर का तो 10⁻³ अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो आंसर 1 पॉइंट समथिंग आएगा। इसका एग्जैक्ट आंसर है बच्चों 1.78 इंटू 10⁻³ इसका कोई यूनिट हो नहीं सकता बिकॉज इट इज मोल फ्रैक्शन। तो इसका सॉल्युबिलिटी क्या आ जाएगा 1.78 इंटू 10⁻³ ये बेसिकली इसका सॉल्युबिलिटी है, क्योंकि हमने किस फॉर्म में निकाला है, मोल फ्रैक्शन के फॉर्म में। कितना इजी है, एक ही चीज है, आपको पता होना चाहिए क्या फॉर्मूला कौन सा यूज करना है। नेक्स्ट, व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इन O2 एट 1 atm प्रेशर। ये तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 हमारे लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है, 1 atm लो या पार्शियल प्रेशर लो, ऑब्वियसली पार्शियल प्रेशर ही लेना है। द हेनरीज कांस्टेंट इज, ये यूनिट देखो, ये यूनिट देख के क्या समझ में आया, कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, सिंपल है, S इज इक्वल टू K इंटू P, हो गया। द हेनरीज कांस्टेंट K का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया है 1.3 इंटू 10⁻³ पार्शियल प्रेशर लेना है। ये P का मतलब कौन सा प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर है, कितना है 0.22, बराबर है। तो 0.22 क्या था, ATM, तो ATM ATM इनवर्स कैंसिल, तो आंसर जो आएगा आपका किस में आएगा, मोल पर डीएम क्यूब में। मल्टीप्लाई आप लोग कर लेना, इजी था। तो ये देखो, आपको खाली पता होना चाहिए फॉर्मूला कौन सा यूज करना, बहुत इजी हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट वन अगर हम बात करें, इसके बाद एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, थोड़ा बहुत टफ लेवल लगा रहेगा। द सॉल्युबिलिटी ऑफ N2 एट 1 atm, सॉल्युबिलिटी ऑफ N2, ये मोल पर डीएम क्यूब दिया है, मतलब S का वैल्यू दिया है 6.4 इंटू 10⁻⁴ मोल पर डीएम क्यूब, है ना। एट 1 atm, तो 1 atm प्रेशर को ही लेंगे क्योंकि पार्शियल प्रेशर नहीं दिया, तो अगर पार्शियल प्रेशर नहीं दिया तो वही प्रेशर को मान के चलेंगे। तो प्रेशर इज इक्वल टू 1 atm। आगे क्वेश्चन पूछो, कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ N2, वापस पूछा है, तो इसका मतलब ये S1 हो गया और ये P1 हो गया। S2 पूछा है एट व्हाट प्रेशर, 0.78 प्रेशर atm, करेक्ट। तो बच्चों हो गया, अभी और कुछ नहीं, इसमें आपका फॉर्मूला यही लगेगा। बट अभी आप बताओ S1 अपॉन S2, क्योंकि K सेम होगा, क्यों, क्योंकि K सेम होने का रीजन क्या है, ये भी N2 गैस है, ये भी N2 गैस है, सेम है, खाली प्रेशर चेंज किया है। तो S1 अपॉन S2 K कैंसिल, P1 अपॉन क्या, P2, हो गया। तो व्हाट इज S1, 6.4 इंटू 10⁻⁴, 6.4 इंटू 10⁻⁴ डिवाइड बाय S2 1 अपॉन क्या, 0.78, हो गया। So ATM inverse cancel, S2 will be equal to 6.4 into 0.78 into 10⁻⁴, जो भी आंसर आएगा मोल पर क्या हो जाएगा डीएम क्यूब। इजी था। तो आपको अगर खाली फॉर्मूला पता चल जाएगा तो डेफिनेटली अपना काम हो जाएगा। यहाँ पे मुझे कैसे पता चला यही फॉर्मूला है, क्योंकि मोल पर क्या दिया था, डीएम क्यूब। तो स्टूडेंट्स ये 3 क्वेश्चन तो मैंने सॉल्व किए, एक और क्वेश्चन मैं इसके ऊपर सॉल्व करता हूँ, आप इसका फोटो लो फिर आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट, सो एक थोड़ा एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है इजी, बट थोड़ा सा अपने को लेंथ देख के शायद से डर लग सकता है, बट डरने की जरूरत नहीं, मैंने कंसेप्ट आपको सिखा दिया है। इफ N2 gas is bubbled through water at 293 Kelvin, how many millimoles of N2 would dissolve? मतलब नंबर ऑफ क्या निकालना है, मोल्स, कौन लिखेगा इतना बड़ा, N of N2 निकालना है, और फिर क्या करेंगे, उसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलीमोल्स हो जाएगा। वो डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर इज गिवन एज 1 लीटर, मतलब 1000 ग्राम, क्योंकि वाटर का डेंसिटी 1 होता है। Assume that N2 exerts a partial pressure of 0.987 bar. So pressure of N2 gas कितना है, 0.987 bar, and KH दिया है, KH का यूनिट देखो, KH का यूनिट दिया है 76480 बार, ठीक है ना। ये किलो बार में दिया था, किसमें दिया है, किलो बार में। आप बताओ कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करना चाहिए हमको,
डेफिनेटली थर्ड वाला फॉर्मूला P इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स टू। बहुत बार स्टूडेंट्स है ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि x इज इक्वल टू के एच इंटू पी है कि P इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स है। तो हमेशा रखना अल्फाबेटिकल ऑर्डर में P पहले आता है फिर x आता है, सिंपल तरीका है। आप बताओ हमको यहाँ से x2 मिल जाएगा, x2 का वैल्यू क्या होगा 0.987 डिवाइड बाय कितना 76480 बराबर है। अभी मैं इसको पूरा डिवाइड करते नहीं बैठ रहा हूँ, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ। इट्स आंसर इज 1.29 into 10 की पावर माइनस 5, 1.29 into 10 की पावर माइनस 5। ना थर्ड पॉइंट में आपको क्या पूछा है, नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ N2 पूछा है, मतलब NN2 पता करना है। तो X2 विल बी इक्वल टू NN2 अपॉन NH2O प्लस NN2। बट ये वाला पार्ट तो अपन क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं आराम से, बराबर। तो आप बताओ x2 का आंसर कितना है 1.29 into 10 की पावर माइनस 5। इजी है क्वेश्चन। NN2 तो निकालना है, सो NN2 डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कैसे निकालेंगे, 1 लीटर मतलब 1000 ग्राम्स हो गया, 1000 डिवाइड बाय 18, 1000 डिवाइड बाय 18। सेकंड वाले पार्ट को अपन ने नेग्लेक्ट किया तो 55 पॉइंट क्या आ जाएगा 5। सो N2 will be equal to 55.5 into 1.29 into 10 की पावर माइनस 5। ये क्या है मोल्स है। अगर मुझे मिली मोल्स चाहिए तो 55.5 into 1.29 into 10 raised to minus 5 into 10 raised to plus 3 मिली मोल्स है ना। तो आप इनको मल्टीप्लाई करो, जो भी आंसर आएगा वो आपका हो जाएगा मिली मोल्स ऑफ N2, एकदम सिंपल। ठीक है, आई टेल यू द आंसर, इट इज 0.716। ठीक है ना, आप कैलकुलेट कर लेना। तो इस टाइप का क्वेश्चन भले लेंथ वाइज बड़ा लग रहा होगा बट है बहुत ही आसान। ठीक है, अभी हम लोग बढ़ते हैं लास्ट पार्ट ऑफ दिस लेक्चर, एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ के क्या एप्लीकेशन है, अगर आप सॉफ्ट ड्रिंक्स को देखते हैं बेटा, कोल्ड ड्रिंक्स को, तो उसके अंदर CO2 गैस क्या होती है बेटा, प्रेशराइज फॉर्म में होती है। तो बच्चों उनकी सॉल्युबिलिटी कैसे बढ़ाई जाती है, प्रेशराइज करके फिर उनको पैक किया जाता है ना। आपने देखा जैसे ढक्कन खोलते तो आवाज आता है, जो गैस ऊपर दबी हुई है वो बाहर निकल रही है। सो इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी, एप्लीकेशन नंबर 1, इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इन कोल्ड ड्रिंक्स और सॉफ्ट ड्रिंक्स। ठीक है ना, इंक्रीज सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इन कोल्ड ड्रिंक्स और सॉफ्ट ड्रिंक। दूसरा, अगर आपने कभी स्कूबा डाइवर्स को देखा है, स्कूबा डाइवर्स कौन होता है बेटा, जो पानी में अंडर वाटर सर्फिंग करते हैं, राइट। वो एक सिलेंडर लेके जाते हैं, राइट। उसके अंदर कौन सा गैस होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है उसमें ऑक्सीजन गैस होता है, नो डाउट उसमें ऑक्सीजन गैस होता है, बट उसके साथ में हीलियम और नाइट्रोजन गैस भी होता है। ऐसा क्यों, बिकॉज जब आप पानी में नीचे जाते हो तो पानी का भी प्रेशर आपके ऊपर बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ेगा तो आपके अंदर बॉडी के अंदर ऑक्सीजन गैस का सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब आप ऊपर आते हो तो प्रेशर कम होता है, तो जो ऑक्सीजन आपके बॉडी में एक्स्ट्रा डिसॉल्व हुआ है वो वापस किस फॉर्म में आएगा, गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बॉडी से बाहर कैसे निकलेगा, वो तो आपके ब्लड वेन्स के अंदर हो जाएगा। तो ब्लड वेन्स के अंदर बेटा बबल्स बनना चालू हो जाएंगे, कौन से गैस के, ऑक्सीजन गैस के, और वो बबल्स आपको बहुत ही ज्यादा पेनफुल फील हो सकते हैं, क्योंकि बॉडी में ब्लड का फ्लो बंद हो जाएगा और उसको हम लोग बायोलॉजी के लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, बेंड्स। ठीक है ना, जैसे क्रैम्प जाना, तो पूरे बॉडी में आपको क्रैम्प जाना स्टार्ट हो जाएंगे, और अगर वो ज्यादा होगा तो आपका डेथ भी हो सकता है। तो जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं वो जो सिलेंडर में भर के लेके जाते हैं, वो पूरा ऑक्सीजन गैस नहीं होता है, उसके अंदर हीलियम भी होता है और नाइट्रोजन भी होता है। रादर सबसे ज्यादा परसेंटेज जो होता है वो नाइट्रोजन का भी होता है, वो अप्रोक्सीमेटली 56% होता है, अप्रोक्सीमेटली 11% के अराउंड हीलियम होता है, और रिमेनिंग जो होता है वो कौन सा होता है, ऑक्सीजन होता है। तो एग्जैक्ट परसेंटेज आई टेल यू, it is 11.7% helium, 56.2% नाइट्रोजन एंड रिमेनिंग होता है ऑक्सीजन। उसका परसेंटेज भी बता देता हूँ, इट इज 32.1%। 32.1% कौन सा गैस होता है, ऑक्सीजन गैस होता है। तो सबसे ज्यादा तो नाइट्रोजन गैस होते हैं, ताकि इनका सोलिबिलिटी कम हो, ताकि बॉडी जब ऊपर आए तभी उनको ज्यादा कोई फील ना हो। तीसरा एप्लीकेशन होता है एनॉक्सिया का। अभी एनॉक्सिया क्या होता है,
हाई ऑल्टीट्यूड्स की बात करें, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑल्टीट्यूड होता है, तो वहाँ पे कैसा होता है बच्चों, प्रेशर कम होता है। प्रेशर क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाता है, कम। तो जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है, सुनना ध्यान से, मैं लिख के नहीं दूंगा, ये सब एज इट इज एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, खाली वर्ड्स के मीनिंग पूछे जाते हैं। हाई ऑल्टीट्यूड पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है, तो प्रेशर कम हो जाएगा तो सोल्यूबिलिटी भी क्या हो जाएगा, कम। तो जब सोल्यूबिलिटी कम होगी तो हमारे बॉडी में ऑक्सीजन का डिसोल्यूशन भी क्या होगा, कम। अगर ऑक्सीजन हमारी बॉडी में कम होगा तो ब्रेन तक ऑक्सीजन भी क्या जाएगा, कम। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज है कि जब ब्रेन के पास ऑक्सीजन कम जाता है तब इंसान अच्छे से सोच नहीं पाता है, इज नॉट एबल टू थिंक प्रॉपरली एंड एक्ट प्रॉपरली। तो उसको एक बीमारी जैसी हो जाती है जिसमें वो सोच नहीं पाता है अच्छे से और चीज़ों को समझ नहीं पाता है, उसको क्या बोलते हैं, एनोक्सिया। सो जनरली ये प्रॉब्लम कहाँ पे, हाई ऑल्टीट्यूड पे होता है। इवन ये ट्रैफिक सिग्नल के इधर भी देखने को मिलेगा, जहाँ पे जो हवलदार होते हैं बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं। क्यों, उनका प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो एरिया में ऑक्सीजन कंटेंट क्या हो जाएगा, बहुत कम। ऑक्सीजन कंटेंट कम हो जाएगा तो ब्लड में ऑक्सीजन कम, ब्रेन तक ऑक्सीजन कम, और फिर एक डिजीज जनरली डेवलप होने जाता है जिसमें वो सोच ही नहीं पाता है कि इधर वाले को आने दो, इसके आने दो। तो थोड़ा डिस्टर्बेंस होता है और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बोलो क्या बोलते हैं, एनोक्सिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनोक्सिया। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं लिमिटेशंस ऑफ हेनरीज लॉ, लिमिटेशंस ऑफ हेनरीज लॉ, हेनरीज लॉ के लिमिटेशंस क्या है, तो ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहली बात मैंने आपको बोला था कि सोल्यूशन बेटा कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होना चाहिए। तो कॉन्सेंट्रेटेड कब नहीं होगा, जब गैस इज नॉट हाईली सोल्यूबल। तो सबसे पहला पॉइंट, प्रेशर शुड बी लो। हेनरीज लॉ is applicable when pressure is low. दूसरा, temperature should be low, ठीक है ना। तीसरा, gas should not react और gas should not be highly soluble, should not be highly soluble, ज़्यादा डिजोल्व नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। फोर्थ, गैस जो है वो सॉल्वेंट के साथ केमिकली रिएक्ट नहीं करनी चाहिए। जैसे अगर SO3 गैस है या SO2 गैस है, SO2 गैस पानी में डिजोल्व होकर तो H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड बना देगा, तो वो तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो गैस शुड नॉट रिएक्ट केमिकली, गैस शुड नॉट रिएक्ट केमिकली विथ सॉल्वेंट। दूसरा, लास्ट फाइनल पॉइंट, gas should not associate or dissociate in solvent, ठीक है। gas should not associate or dissociate in the solvent, is it clear? तो student, this is the very important part of the chapter। ये वाला जो पार्ट है हमारा खत्म हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके ऊपर बेस्ड MCQ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो ये एक बार रिवाइज करिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके ऊपर बेस्ड क्लास वर्क जो MCQ शीट होगा वो डिस्कस करेंगे। टिल देन, थैंक यू, टेक केयर स्टूडेंट्स।